तो बच्चों हम लोग जो हैं वो पढ़ रहे थे किसको, सिंथेसिस को। और सिंथेसिस जो है उसमें हमने पिछली कक्षा में देखा कि कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर। अब देखिए बच्चों, एक काम तो आपके लिए काफ़ी आसान हो गया है, हालांकि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो आसान क्या हो गया है कि आपको तो इतना ध्यान होना चाहिए कि भैया अगर दो वाक्यों को जोड़ा और फाइनाइट वर्ब एक है तो वो सिंपल सेंटेंस है, दो वाक्यों को जोड़ा और फाइनाइट वर्ब दो है तो वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से एक हो सकता है। लेकिन कंपाउंड कब होगा, जब आपको वो चार तरह के कंजंक्शन दिए जाएंगे जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताए थे, एंड और बट नोर या उसके जैसे। एंड और बट नोर याद है ना, एंड और बट नोर। तो इसका मतलब ये चार तरह के कंजंक्शन या उससे बनने वाले कंजंक्शन जो हैं इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी वाक्य बच गए जिनमें आपको दो फाइनाइट वर्ब दिख रही हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स होंगे। क्या होंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स होंगे। लेकिन हम इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं डिटेल में, नोटबुक में कॉपी जरूर करते रहना। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। कौन से सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब देखिए बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं उसको बनाने के लिए आप इन तीन में से कोई एक तरीका यूज कर सकते हैं। किन तीन में से, इन तीन में से। या तो आप दूसरे वाक्य को नाउन क्लोज बना दें, या आप दूसरे वाक्य को क्या बना दें, एडवर्ब क्लोज बना दें, और या आप उसको बना दें एडजेक्टिव क्लोज। अब आपके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है, बिकॉज आपने क्लॉजेस टॉपिक पढ़ा है। आपका फर्स्ट टॉपिक क्या था, क्लॉजेस। उसमें आपने तीनों टॉपिक पढ़ी थी, नाउन क्लॉज पढ़ा था, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ा था और एडवर्ब क्लॉज भी पढ़ा था। उसी नॉलेज को हम यूज़ भी करेंगे और मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता भी चलूँगा साथ में। ऐसा नहीं है कि मैं आपके पुराने ज्ञान पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट रहूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा। लेकिन हाँ, देखना तो पड़ेगा आपको, बिना देखे आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने क्लॉजेस वीडियो बिल्कुल भी नहीं देखा है तो वो प्लीज़ क्लॉजेस वीडियो को एक बार ज़रूर देखे, क्योंकि वरना आपको नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज क्या होती है ये बात समझ में नहीं आएगी। तो सिंपल सा फंडा ये है कि हम तीन तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं। कितने तरीके से, तीन तरीके से। और तीन तरीके कौन से हैं, बाय यूजिंग, प्रयोग करते हुए किसका, नाउन क्लोज का, एडजेक्टिव क्लोज का और एडवर्ब क्लोज का। एक एक करके शुरू करेंगे हम। पहले हम नाउन क्लोज की बात करेंगे। अब बच्चों नाउन क्लोज है तो वो बिहेव किसके रूप में कर रही होगी, बिल्कुल सही जवाब, वो नाउन के रूप में बिहेव कर रही होगी, संज्ञा के रूप में बिहेव कर रही होगी। और संज्ञा के रूप में बिहेव कर रही होगी तो वो हर वो काम कर सकती है जो संज्ञा कर सकती है। रिपीट कर रहा हूं वैसे मैं बात, आपको ये बात नाउन क्लोज में बताई गई थी। तो याद रखना, नाउन क्लोज का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और नाउन क्लोज 5 प्रकार से आ सकती है। 5 प्रकार से आने का मतलब क्या है बच्चों, 5 प्रकार से आने का मतलब है कि ये वो 5 काम कर सकती है जो एक सामान्य नाउन कर सकता है, जो एक सामान्य नाउन कर सकता है। तो आपने जो क्लॉज में पढ़ा उसकी जानकारी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा रहा हूं। शुरू करते हैं। पहली बात जो है वो है कि वो सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल नाउन जो है वो एक वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है, तो नाउन क्लोज भी हो सकता है। उदाहरण देखिए, यू आर अ डॉक्टर, इट इज नोन टू ऑल। मीनिंग समझते चलना साथ में। ऐसे वाक्य 12वीं लेवल पे अगर आते हैं तो यू आर सपोज टू नो द मीनिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इतने सिंपल वाक्यों का मीनिंग तो आपको आना ही चाहिए अगर आप 12th में पढ़ते हो। तो आप या यू एक डॉक्टर हो, इट इज नोन टू ऑल, ये बात सबको पता है। क्या बात सबको पता है, क्या बात सबको पता है, कि आप एक डॉक्टर हो, कि आप डॉक्टर हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि दैट जो है ना, याद रखना बच्चों, दैट से हम जब क्लोज को शुरू करते हैं ना इस प्रकार में सब्जेक्ट बनाने के लिए, तो सामान्यतः इसका मीनिंग क्या होता है, यह बात की, यह बात की, या ये बात की, क्या की, दैट यू आर अ डॉक्टर, ये बात कि तुम एक डॉक्टर हो। ये वर्ब आ रही है यहाँ पे हमारी, वर्ब से पहले क्या आ रहा है, ये बात कि तुम एक डॉक्टर हो। ये पूरा जो है इसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, ये पूरा क्लॉज है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। दैट यू आर अ डॉक्टर इज नोन टू ऑल, ये बात कि तुम डॉक्टर हो सबको पता है, सबको पता है। अगर आप चेक करना चाहो कि ये सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है तो कैसे चेक करोगे, देखो दो सब्जेक्ट और दो ही वर्ब हैं इसमें। सब्जेक्ट यहाँ पे अंडरस्टूड
है हालांकि, तो ये वर्ब जो आपको दिख गई फाइनाइट, ये वर्ब आपको दिख गई फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब है, दो फाइनाइट वर्ब दिख रही है ना। आपको इसमें एंड और बट नोर जैसा कंजंक्शन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये दो फाइनाइट वर्ब वाला वाक्य है और इसमें एंड और बट नोर नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें नाउन क्लोज का प्रयोग कर रहे हैं। नाउन क्लोज यहाँ पर बिहेव कर रही है किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह? सब्जेक्ट की तरह। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या बन सकता है नाउन क्लोज? ऑब्जेक्ट बन सकता है। ये वर्ब के बाद आने वाला सीधा सीधा ऑब्जेक्ट जो आपको उत्तर देगा व्हाट का, क्योंकि क्लॉज है ना, तो क्लॉज तो व्हाट का ही उत्तर देगा। वैसे एक आम जो नाउन होता है वो आपको व्हाट और हुम दोनों का उत्तर दे सकता है। ये बात आपको बताई गई थी क्लॉजेज वाली क्लास में। लेकिन चूंकि ये क्लॉज है तो क्लॉज पूरा सेंटेंस जो एक तरह का होगा, वो कोई व्यक्ति तो होगा नहीं, सजीव तो होगा नहीं, इसलिए वो केवल व्हाट का ही उत्तर देगा। गौरव इज स्मार्ट बॉय, गौरव इज अ स्मार्ट बॉय, एवरी टीचर नोज इट। अगर हम एवरी टीचर नोज को पहले लगा दें, एवरी टीचर नोज, हर, क्योंकि आपको याद होगा नोज वाले एग्जाम्पल खूब देखे थे हमने जब नाउन क्लोज पढ़ा था। तो एवरी टीचर नोज, हर टीचर जानता है। क्या जानता है? दैट गौरव इज अ स्मार्ट बॉय, कि गौरव एक स्मार्ट बॉय है। यहाँ पर नोज के बाद, वर्ब के बाद आने वाले वर्ड आपको उत्तर दे रहे हैं किसका? एवरी टीचर नोज व्हाट, हर टीचर क्या जानता है? दैट गौरव इज अ स्मार्ट बॉय। नाउ एवरी टीचर नोज गौरव इज, दो फाइनाइट वर्ब आ गई ना, और दैट आ रहा है, तो पूरी संभावना है कि ये कॉम्प्लेक्स होगा। और आप एंड और बट नोर को देख लो, इसमें दिख रहा है क्यों? नहीं दिख रहा। ये एंड और बट नोर जैसे कंजंक्शन जो आपको पिछली क्लास में बताए गए थे, दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। सही बोल रहा हूं मैं? नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। हाँ में हाँ मिलाने की आदत मत डालो, सुना करो और पहचाना करो कि सही है या नहीं है। तो दूसरा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। तीसरा क्या होगा बच्चों? ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब तो बन सकता है, लेकिन उसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन भी बन सकता है। ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट टू वर्ब में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों। वर्ब के सीधा बाद कोई नाउन आ जाती है ना, देसी भाषा में बताऊं आपको मैं, वर्ब के सीधा बाद कोई नाउन आ जाए और वो ऑब्जेक्ट हो, तो उसे हम वर्ब का ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। और वर्ब के बाद नाउन आए, ऑब्जेक्ट हो, लेकिन उसके बीच में कोई प्रेपोजिशन लगी हो, तो उसे क्या बोल देते हैं? ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन। देसी भाषा में, सिंपल भाषा में मैं आपको इतना बताऊंगा। आपको इतना याद रखना है कि यदि वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगी हो? कोई प्रेपोजिशन लगी हो। वी टोल्ड यू यस्टरडे, हमने तुम्हें कल बताया था, यू मस्ट रिलाई ऑन इट, तुम्हें इस पर निर्भर रहना चाहिए, तुम्हें इस पर विश्वास करना चाहिए। मतलब हमने जो तुम्हें बात बताई ना, उस पर तुम्हें विश्वास करना चाहिए। जो आएगा, तो जो के अर्थ में हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? व्हाट लगा देंगे। यू मस्ट रिलाई, अब देखो ये रिलाई वर्ब है और इसके बाद क्या आ रही है बच्चों? प्रेपोजिशन आ रही है। क्या आ रही है? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है। यू मस्ट रिलाई ऑन व्हाट, तुम्हें किस पर रिलाई करना चाहिए? तुम्हें किस पर विश्वास या भरोसा करना चाहिए? What we told you yesterday, जो हमने तुम्हें कल बताया था। मतलब तुम्हें हम पर भरोसा ना करो ऐसी कोई कंडीशन होनी नहीं चाहिए, भरोसा करो ना, हम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। उसका मतलब यहाँ पर मस्ट और यहाँ पर टोल्ड, दो फाइनाइट वर्ब हैं, दो फाइनाइट वर्ब हैं। और क्या आपको एंड और बट नोर या उसके ऐसी कोई कंजंक्शन दिख रही है क्या? नहीं। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा हुआ? इसका मतलब ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कौन सा हुआ? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो नाउन क्लोज का तीसरा फंक्शन क्या हुआ? पहला सब्जेक्ट बन सकती है, दूसरा ऑब्जेक्ट बन सकती है, तीसरा ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन बन सकती है। हालांकि ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट सीधे में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, याद रखना। अंतर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंतर नहीं होता तो यहाँ पे सी पॉइंट नहीं होता, ये एक में काम चलाता। अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बिकॉज एक प्रेपोजिशन का अंतर है मेनली। उसके अलावा नाउन क्या कर सकती है बच्चों? उसके अलावा नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। याद आया कुछ बच्चों? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की जब हम बात कर रहे थे क्लॉजेज में, तो मैंने आपको बताया था कि बी फॉर्म को याद रखना। सामान्यतः इज आर एम जो होता है, और बी का रूप और भी होता है, वॉज और वर। इसके बाद जब नाउन आता है कोई सामान्यतः, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और कॉम्प्लीमेंट जो है वो बना किससे है? कंप्लीट से। ये ऐसे वर्ड होते हैं बच्चों जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं, बताया गया था आपको क्लॉज टॉपिक में। और अगर ये सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं तो इन्हें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करते हैं तो इन्हें
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो अगर एक नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है तो नाउन क्लोज क्यों नहीं बन सकती है, और इसलिए हम नाउन क्लोज का प्रयोग एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कर सकते हैं। कनिका हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, कनिका एग्जाम में फेल हो गई है। द रीजन इज हर केयरलेसनेस, और कारण क्या है, उसकी लापरवाही। केयरलेसनेस को बोलते हैं बच्चों, लापरवाही को। अब हम क्या करेंगे, रीजन से अपनी बात शुरू करेंगे, क्योंकि इस पूरे दो क्लॉजेज में, पूरे दो वाक्यों में हमें रीजन दे रखा है किसी चीज का। द रीजन ऑफ कनिकाज फेलियर, द रीजन ऑफ कनिकाज फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज, पहली फाइनाइट वर्ब हमारी यहां पे आ रही है। द रीजन ऑफ कनिकाज फेलियर इन द एग्जामिनेशन इज, हमने इसको जोड़ा किससे, दैट से, दैट शी इज केयरलेस। अब देखो इज के बाद दैट वाली क्लोज आ रही है। कौन सी क्लोज आ रही है बच्चों, दैट वाली क्लोज आ रही है। दैट वाली क्लोज को प्राय हम क्या मान लेते हैं, नाउन क्लोज मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, नाउन क्लोज। और नाउन अगर इज के तुरंत बाद आ रही है, इज के तुरंत बाद आ रही है, तो क्या होगी बच्चों, कॉम्प्लीमेंट होगी। बिकॉज ये अधूरी बात हो रही है कि रीजन कनिका की फेलियर का उसके एग्जाम में है, क्या है, क्या है, कौन बताएगा, ये बताएगा, दैट शी इज केयरलेसनेस। तो इसके पहले वाले क्लॉज को पूरा करने का काम कौन कर रहा है यहां पे, दैट शी इज केयरलेस, कि वो लापरवाह है। तो ये तो बात थी बच्चों कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। जैसा कि सामान्य नाउन होती है वैसा ये भी हो सकता है। पांचवा और आखिरी जो यूज है बच्चों वो है समथिंग न्यू, थोड़ा सा नया पर मुश्किल नहीं, ध्यान देना। केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। केस इन अपोजिशन टू अ नाउन बच्चों क्या होता है कि जब आप एक नाउन के बाद कॉमा लगाकर उसको डिफाइन करने वाला या उसके बारे में कुछ बोलने वाला दूसरा नाउन लगा दो, और फिर उस नाउन को लगाने के बाद फिर कॉमा लगा दो, और फिर अपनी बात पूरी करो। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको, टेक्निकल भाषा में नहीं बता रहा, क्योंकि टेक्निकल भाषा में बताऊंगा तो मुझे याद रखना पड़ेगा ना कि आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो। तो कॉमा कॉमा के बीच में एक नाउन के साथ दूसरा नाउन आ जाता है यदि, तो वो केस इन अपोजिशन कहलाता है। तो अगर एक नाउन केस इन अपोजिशन में आ सकता है तो नाउन क्लॉज भी आ सकता है। उदाहरण देखना और क्लियर होगी बात। इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड, इंदिरा गांधी को जो गोली मार दी गई थी या उनकी हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर, ये न्यूज पूरी कंट्री में जंगल की आग की तरह फैल गई। न्यूज फैल गई, कौन सी न्यूज, कि इंदिरा गांधी को गोली मार दी गई है। तो हम क्या करेंगे, द न्यूज, ये तो नाउन होगी। देखो दैट इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड, देखो दैट से शुरू होने वाली क्लॉज बच्चों फिर आ गई। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना चीजें क्लियर होती जाएगी। दैट से शुरू होने वाली क्लॉज प्राय क्या होती है, नाउन होती है, मतलब नाउन क्लोज होती है। अब देखिए कॉमा, दो कॉमास के बीच में आ रही है ना ये, और ये इस न्यूज के बारे में तो बोल रहा है, ये एक नाउन के बारे में दूसरी नाउन बता रही है। हालांकि दूसरी नाउन जो है वो नाउन नहीं, सिर्फ वो नाउन क्लॉज है, काम नाउन का कर रही है वो। स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक वाइल्ड फायर। अगर अपन इसमें वर्ब देखेंगे बच्चों, तो वर्ब देखिए, इंदिरा गांधी वॉज शॉट डेड, पहली वर्ब आ गई फाइनाइट, दूसरी वर्ब स्प्रेड, फाइनाइट वर्ब आ गई, दो फाइनाइट वर्ब है, और दैट क्लोज का प्रयोग हो रहा है। तो समझ जाओ ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही होगा, क्योंकि ना तो इसमें एक फाइनाइट वर्ब है और ना ही इसमें दो फाइनाइट वर्ब होने के बाद एंड और बट नोर जैसी कंजंक्शंस हैं। तो अपने आप ही क्या बन गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो पहला बच्चों जो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हुए। किसका प्रयोग करते हुए, नाउन क्लॉज का प्रयोग करते हुए। और मैंने आपको यह भी बताया कि नाउन क्लॉज को 5 तरीके से यूज किया जा सकता है। और ये 5 तरीके क्यों बने, बिकॉज नाउन जो होता है वो 5 तरीके से यूज होता है। तो ये नाउन क्लॉज भी कितने तरीके से होगा यूज, 5 तरीके से होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। रूल 2 में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करके, एडजेक्टिव क्लोज जिसे आपने रिलेटिव क्लोज भी बोला था, याद आया कुछ क्लॉजेस पढ़ी थी। तो ये जो वो क्लोज हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो ये भी क्या करेंगे, नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करेंगे। तो एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। यदि सेंटेंस जो है सेकंड आपका, उसमें कहा गया है कुछ, क्या कहा गया है, पहले सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन के बारे में, पहले सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन के बारे में, पहले सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन आया
उसके बारे में उसकी विशेषता के बारे में यदि सेकंड सेंटेंस में कहा जाए तो क्या होगा, मेक एडजेक्टिव क्लॉज ऑफ द सेकंड सेंटेंस। तो सेकंड सेंटेंस जो है उसको एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में कन्वर्ट कर दो। किसके रूप में कन्वर्ट कर दो, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में कन्वर्ट कर दो, मतलब उसको ऐसा क्लॉज बना दो जो विशेषता बताने वाला हो, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषता बताता है। एग्जाम्पल देखो, प्रणव ब्रॉट अ बुक, प्रणव एक बुक लेके आया, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी वो। कौन इंटरेस्टिंग थी, बुक। बुक नाउन होती है, दिखती है। क्या कहा था आपको भी कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में फर्स्ट सेंटेंस के अगर सेकंड सेंटेंस में कुछ कहा जाए तो हम इस एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग कर सकते हैं। प्रणव ब्रॉट अ बुक विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग को हमने क्या बोल दिया, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि विच किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। अगर आप ध्यान से देखो, फाइनाइट वर्ब आ गई, फाइनाइट वर्ब आ गई, एंड और बट नोट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं कुछ अपन कि दिस इज द टाउन, ये टाउन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बोर्न हियर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बोर्न हियर, क्या बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, यहाँ पे टाउन की बात हो रही है जो कि एक नाउन है। जगह का नाम बच्चों क्या होता है, नाउन होता है ना, तो ये उसकी बात हो रही है। दिस इज द टाउन, टाउन बच्चों क्या है, सिंपल भाषा में बोले तो जगह, प्लेस। प्लेस के लिए क्या आता है, वैन या वेयर, वेयर। दिस इज द टाउन वेयर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बोर्न, ये वो टाउन है जहां पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पैदा हुए थे। रिलेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि टाउन की विशेषता बता रहे हैं। शी वॉज वीपिंग फॉर सम रीजन, वो किसी कारण से रो रही थी। एवरीवन न्यू द रीजन, हर किसी को कारण पता था। कौन सा कारण पता था, जिस कारण से वो रो रही थी। एवरीवन न्यू द रीजन वाई शी वॉज वीपिंग, रीजन वाई शी वॉज वीपिंग। तो ये एक्चुअली इस रीजन की बात कर रहा है, इस रीजन को क्वालिफाई या मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लोज के रूप में काम कर रहा है ये। और क्लोज है, इस बात का पता कैसे लगा, इसमें इसका डिफरेंट सब्जेक्ट है और डिफरेंट वर्ब है। ये फाइनाइट वर्ब 1, फाइनाइट वर्ब 2, दो फाइनाइट वर्ब आ गई, एंड और बट और नहीं आ रहा, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो ये बात थी बच्चों आपके कि एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और एडजेक्टिव क्लोज यूज करते हुए आपको ध्यान क्या देना है कि एडजेक्टिव क्लोज का यूज तभी होता है जब आपको एक सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन दे रखी है, उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, किसमें, सेकंड सेंटेंस में कोई विशेषता बताने वाली बात हो रही है, तो हम सेकंड सेंटेंस को क्या कर देंगे, एज अ रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लोज यूज करेंगे। आगे चलते हैं, रूल नंबर 3, जो बात है किसकी, एडवर्ब क्लोजेस को यूज करने की। 3 बातें बताई थी मैंने आपको कि हम नाउन क्लोज का प्रयोग कर सकते हैं, हम एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग कर सकते हैं, और हम एडवर्ब क्लोज का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तो हम बात कर रहे हैं किसकी अभी, एडवर्ब क्लोज की। हमें चाहिए क्या, इसके लिए अलग अलग प्रकार के कंजंक्शन चाहिए। अब ये जो कंजंक्शन है ना, ये कंजंक्शन पहले पढ़ने वाले कंजंक्शन से अलग होंगे, और ये पहले पढ़ने वाले कंजंक्शन जो थे उनसे ज़्यादा होंगे। पहले तो हमें अपना पूरा फोकस कहाँ रखा हुआ था, एंड और बट नोर पे या उसके जैसे कुछ कंजंक्शंस पे। अब हम कुछ ज़्यादा कंजंक्शंस की बात करने वाले हैं, और वो कंजंक्शंस क्या क्या काम करेंगे इसकी बात भी करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हम समय बताने के लिए किन किन कंजंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि टाइम मैंने आपको बताया था क्लॉजेस में याद रखना है, भी बातें आपको सारी बताई हुई हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने पढ़ा कितना उसको, कि एडवर्ब क्या क्या काम कर सकते हैं, टाइम बता सकते हैं, जगह बता सकते हैं, रीजन बता सकते हैं, मैनर बता सकते हैं, है ना, ये बातें आपको बताई हुई हैं पहले। तो समय बताने वाले कंजंक्शन कौन कौन से हैं, वैन, वेनेवर, वाइल, सिंस, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज लॉन्ग एज, टिल, अनटिल। ये सारे के सारे कंजंक्शन जो हैं क्या हैं, समय बताने वाले हैं। जब या कब, जब भी, दो काम के दौरान, सिंस तब से, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, एज सुन एज जैसे ही, एज लॉन्ग एज जब तक, टिल अनटिल तक, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं हमें समय बताते हैं। शी वेटेड फॉर हर फादर, उसने अपने पिता का इंतजार किया। शी वेटेड टिल हिज अराइवल,
उसने उसके आने तक उसका इंतजार किया। अराइवल नाउन के रूप में हो रहा है यहाँ पे यूज, है ना। अब इसको जोड़ा हमने, शी वेटेड फॉर हर फादर, कब तक, तक 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 तक, ये रहा तक वाला जो कंजंक्शन है वो टिल अंटिल है। तो हमने क्या यूज किया, शी वेटेड फॉर फादर टिल ही अराइव्ड। हमने एक नया चीज किया कि नाउन जो है इस अराइवल को, इसको अराइव्ड कर दिया, क्योंकि हमें दो फाइनाइट वर्ब चाहिए थे। इसमें तो एक फाइनाइट वर्ब ये रहा और दूसरे में ये रहा, लेकिन हमें तो दो फाइनाइट वर्ब चाहिए थे ना कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो हमने क्या किया, एक तो इसको बना दिया और एक अराइव्ड को बना दिया, और यूज किया किसका, तक वाले कंजंक्शन का, जो कि है टिल। तो समय बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का करते हैं, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। स्थान बताने वाले वर्ड, वेयर, वेर एवर, वेयर और वेर एवर। स्वामी विवेकानंद वेंट टू मैनी प्लेसेस, ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर। स्वामी विवेकानंद बहुत सारी जगहों पर गए, उनका हर जगह स्वागत किया गया। तो हम क्या बोलेंगे, स्वामी विवेकानंद वॉज वेलकम्ड, स्वामी विवेकानंद का स्वागत किया गया। कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ स्वागत किया गया, एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब हर जगह, जहाँ कहीं भी वो गए। और जहाँ कहीं भी के अर्थ में क्या यूज करेंगे हम, वेर एवर, वेर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं भी वो गए। स्वामी विवेकानंद जहाँ कहीं भी गए ना, उनका वहाँ पर क्या किया गया, स्वागत किया गया। तो ये तो होगी हमारी एक फाइनाइट वर्ब, और ये होगी हमारी दूसरी फाइनाइट वर्ब। और वेर एवर और वेयर का प्रयोग हो रहा है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। स्थान की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, स्थान की। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रीजन की, किसकी, रीजन की। किसी भी चीज का कारण बताना, क्या बताना, कारण बताना। और कारण बताने वाले कंजंक्शन कौन से हैं, बहुत सिंपल, बिकॉज या सिंस। ये सिंस समय वाला नहीं है, ये सिंस चूंकि वाला है। कौन सा वाला है बच्चों, चूंकि। पैसेंजर्स पुश्ड वन अनदर, पैसेंजर्स ने एक दूसरे को धक्का मारना शुरू कर दिया, क्यों, दे वॉन्टेड टू एंटर द कंपार्टमेंट, वे कंपार्टमेंट में एंटर करना चाहते थे। अब इसमें रीजन दे रखा है ना, धक्का क्यों मार रहे थे वो, बिकॉज दे वॉन्टेड टू एंटर द कंपार्टमेंट। पैसेंजर्स पुश्ड वन अनदर बिकॉज दे वॉन्टेड टू एंटर द कंपार्टमेंट। अब देखिए, एक फाइनाइट वर्ब आ गई, दूसरी फाइनाइट वर्ब आ गई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इन्फिनेटिव होता है, इसको तो फाइनाइट मानना ही नहीं है, आपको याद होगा अच्छे से, लास्ट क्लास में बात हुई थी। तो इसका मतलब हुआ कि बिकॉज कंजंक्शन का यूज हो रहा है और दो फाइनाइट वर्ब भी हैं, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। हमें क्या बता रहा है ये, हमें ये रीजन बता रहा है बच्चों, क्या बता रहा है, रीजन। आगे चलते हैं, रीजन के साथ साथ हमें क्या बता सकते हैं, ये हमें शर्त बता सकते हैं। आपको अगर याद हो, क्लॉजेज में आपको बताया गया था शर्त वाले वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो शर्त बता सकते हैं इफ, अनलेस, इन केस का प्रयोग करते हुए। बहुत ज़्यादा वाक्यों में इफ का प्रयोग होता है, लेकिन इनका प्रयोग भी अनलेस और इनका प्रयोग भी इन केस का भी हो सकता है। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू विल गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता मिलेगी। कठिन परिश्रम करो, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो इफ यू वर्क हार्ड, कंडीशन होगी ना, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तुम्हें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। और वैसे भी आपको पहले से याद है, इफ वाला वाक्य जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, कौन सा क्लोज होता है, सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है। और सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लोज किस में आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है, क्योंकि कंपाउंड में तो कोऑर्डिनेटिंग क्लोज आता है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट आता है। तो इफ क्या बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, शर्त बता रहा है। शर्त वाले वाक्य अपने आप ही ऑटोमेटिकली, आप याद रखना, सबसे आसान में से एक है ये, अपने आप ही कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब ये हमें क्या बताते हैं, एडवर्बियल क्लॉजेस कंडीशन, शर्त भी बताते हैं। शर्त बताने के साथ साथ हमें क्या बता सकते हैं, ये हमें ये तुलना करके बता सकते हैं। दो सेंटेंसेस के बीच में तुलना हो रही हुई थी, कौन कौन से, एज, सो एज, देन, सो, ये कंजंक्शन है कौन से, तुलना करने वाले। मोहन इज इंटेलिजेंट, मोहन बुद्धिमान है। सोहन इज इक्वली इंटेलिजेंट, सोहन भी बराबर ही बुद्धिमान है। तो हमने क्या किया, सोहन इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन, सोहन उतना ही इंटेलिजेंट जितना कि मोहन। अब इसमें एक बात थोड़ी सी अलग है बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि इसमें अगर आप फाइनाइट वर्ब ढूंढने जाओगे ना, तो आपको फाइनाइट वर्ब दिखेगी तो एक ही, दूसरी दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि वो यहां पे आती, सोहन इज एज इंटेलिजेंट एज मोहन इज, सोहन उतना ही इंटेलिजेंट जितना कि मोहन है। लेकिन मोहन इज लिखने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि बात पता लग रही है, अंडरस्टूड है। जो चीज अंडरस्टूड होती है वो हम प्राय लिखते नहीं है,
तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है इसलिए लिखा नहीं गया, वरना यहाँ भी 2 फाइनाइट वर्ब थी और एज का प्रयोग हो रहा है तो अपने आप ही क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कि हम एडवर्बियल क्लोज से बना रहे हैं वो हमें कंपैरिजन करके भी बता सकता है। क्या करके बता सकते हैं, कंपैरिजन। कंपैरिजन के साथ साथ वो हमें कॉन्ट्रास्ट भी शो कर सकता है, विरोधाभास। कॉन्ट्रास्ट को हम क्या बोल सकते हैं, विरोधाभास। इवन इफ, दो, ऑल्दो, इनका प्रयोग होगा। शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट, वो गरीब है, वो ईमानदार है। अब बच्चों इस वाक्य को ध्यान देना, कितनी कितनी अजीब बात है लेकिन सही बात है। इस वाक्य को मैं अगर बोल दूं कि शी इज पुअर बट शी इज ऑनेस्ट, शी इज पुअर बट शी इज ऑनेस्ट, अगर मैं ये बोल दूं ना तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चों, कंपाउंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रयोग किसका हो रहा है, बट का हो रहा है। लेकिन अगर मैं बट का प्रयोग ना करते हुए इसमें किसका प्रयोग कर लूं, ऑल्दो और येट का, या फिर खाली ऑल्दो का, क्योंकि ऑल्दो येट का प्रयोग दोनों का भी कर सकते हो आप और खाली ऑल्दो का भी कर सकते हो। अगर आप ऑल्दो येट दोनों लगाओगे तो इस कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे कॉमा की जगह पे येट आ जाएगा। और अगर आप येट का प्रयोग नहीं कर रहे, खाली ऑल्दो का कर रहे हो, तो फिर आप कॉमा लगाओगे, वही नियम, बिकॉज कंजंक्शन नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो कॉमा आएगा। ऑल्दो शी इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, हालांकि वो गरीब है। शी इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ये विरोधाभास है। हालांकि हम ऐसा मान के चलते हैं सोसाइटी में कि गरीब लोग क्या होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए अगर तो बहुत बार छोटे मोटे बेईमानी के काम करने पड़ सकते हैं, पढ़े जरूरी नहीं है, पढ़ सकते हैं अगर पापी पेट का सवाल हो तो। अगर आपको 3 दिन से खाना नहीं मिला ना तो फिर ईमानदारी और बेईमानी की परिभाषाएं आप भूल जाते हो। इस रूप में देखा जाए तो अपन ये इसको बोल सकते हैं कि ये एक कॉन्ट्रास्ट है, एक विरोधाभास है कि ऑल्दो शी इज पुअर शी इज ऑनेस्ट, हालांकि वो गरीब है, वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो ये क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट शो कर सकते हैं बच्चों। क्या शो कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट। और कॉन्ट्रास्ट शो करने के साथ साथ ये रिजल्ट भी शो कर सकते हैं। रिजल्ट का मतलब परिणाम। और कंजंक्शन कौन कौन से हैं, सो पहले क्लॉज में आएगा और दैट दूसरे क्लॉज में आएगा। सो पहले क्लॉज में और दैट दूसरे क्लॉज में आएगा परिणाम शो करने के लिए। शी वॉज क्वाइट टायर्ड, वो काफी थकी हुई थी। शी कुड स्केयर्सली स्टैंड, बामुश्किल, बड़ी मुश्किल से वो खड़ी हो पा रही थी, वो थकी हुई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो इतनी थकी हुई थी, दैट की शी कुड स्केयर्सली स्टैंड, वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी, मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। तो मतलब ये हुआ कि सो और दैट अगर दे रखा हो किसके अर्थ में, इतना, और फिर थोड़ा गैप आएगा और की, तो समझ जाना कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कौन सा वाक्य है, कॉम्प्लेक्स। कौन सा, कॉम्प्लेक्स। और इसके अलावा आपको एडवर्बियल क्लोज क्या बता सकती है बच्चों, पर्पस। पर्पस उद्देश्य बता सकती है। क्या बता सकती है, उद्देश्य, कि कोई काम किस उद्देश्य से हो रहे हैं। कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, लेस्ट। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, सो दैट ताकि, इन ऑर्डर दैट के लिए। इस तरह के कुछ इनके अर्थ होते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा होना था, उद्देश्य। शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। शी वॉन्टेड टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वो कक्षा में प्रथम आना चाहती थी, फर्स्ट आना चाहती थी। क्यों, शी वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। पर्पस के लिए चूंकि हम माइट का प्रयोग करते हैं, पर्पस के लिए मे का प्रयोग भी करते हैं, बिकॉज यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट में हमने मे का क्या कर दिया, माइट कर दिया। मे जो होता है बच्चों एक मॉडल है जो किसको शो करता है, पर्पस को शो करता है। उदाहरण के लिए, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, खाना खाने का उद्देश्य है। तो शी वर्कड हार्ड सो दैट, ताकि, सो दैट ताकि, शी माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो ये तो बात है आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए किसका यूज करना, नाउन क्लोज का यूज करना, एडजेक्टिव यानी कि रिलेटिव क्लोज का प्रयोग करना, और एडवर्ब क्लोज का प्रयोग करना।
इसको हमने विस्तार से आज चर्चा की और इसके साथ ही हमारा जो सिंथेसिस टॉपिक है बच्चों वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। क्या नाम है बच्चों? प्रेपोजिशंस। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।